Hello dear student, this is Avinash Kishore, your avian sir is present with the new topic of JEE Main crash course, that is Heat 1. ठीक है, देखिए JEE Main का पेपर बहुत ही सामने आ चुका है और जल्दी जल्दी टॉपिक जो हैं वो पर डे एक एक टॉपिक कवर करके आपको क्विकली रिवाइज कराया जा रहा है। और उसी क्रम में मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ वो है थर्मल फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स की पूरी जो भी पार्ट है वो मैं कवर कराऊंगा। पहला पार्ट है जिसमें हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, जिसमें कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर कैसे होता है वो सारी चीजें, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी भी रिवाइज आपको करा दूं, जैसे कि आप बाकी भी टॉपिक्स करते आए हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है थर्मल फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन है, एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम is heated to temperature of 100 degree Celsius, was immersed into a brass calorimeter of mass 128 gram containing 240 gram of water at temperature 8.4 degree Celsius. ठीक है, calculate the specific heat of unknown metal if the water temperature stabilizes at 21.5 degree Celsius. ठीक है, तो 21.5 डिग्री सेल्सियस पर यह स्टेबलाइज हो रहा है। इस पर आपको बताना है कि कितनी होगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए, तो देखिए ये जो टॉपिक है ये कौन से टॉपिक से मैंने लिया है, कैलोरीमेट्री से लिया है, जिसमें हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाता है। इसका मतलब हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ कोल्डर वन। ठीक, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि अपना जो कैलोरीमीटर है ना वो भी कुछ हीट रिसीव करेगा और वो भी कुछ हीट जो है वो इक्विलिब्रियम में आने पर गेन करने वाला है या लॉस करने वाला है, टेम्परेचर पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखिए तो अननोन मेटल ऑफ मास पता है, टेम्परेचर पता है, ओके, और इसकी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। और जो कैलोरीमीटर है ना वो 240 ग्राम कंटेन कर रहा है, इंक्लूडिंग 128 ग्राम उसका खुद का मास है। ठीक है, जो कि 8.4 डिग्री सेल्सियस पर है। तो कभी भी कैलोरीमीटर की बात होगी तो कैलोरीमीटर हमेशा उतने ही टेम्परेचर पे होगा जितना उसके अंदर जो लिक्विड है उस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखिए हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड। ओके, अब देखो हीट लूज कौन कर रहा है, जो हॉटर बॉडी है, किस फॉर्मूले से, ms डेल्टा टी से, इस फॉर्मूले से मैं यूज करने वाला हूं। तो आ जाओ 192 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज S विच वी डोंट नो, और टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच रहा है, 100 से 21.5, तो 100 माइनस 21.5 डिग्री। ठीक है, ये हीट लूज किया। अब गेन कौन करने वाला है, तो दोनों ही गेन करने वाले हैं। कौन कौन, कैलोरीमीटर एज वेल एज वाटर। तो वाटर कितना है 240 और ये कितना है 128, तो 128 प्लस 240 ये हो गया टोटल मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ। अच्छा, एक चीज यहां पर इन्होंने क्या नहीं दिया है, वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया है। तो वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया तो इसको एक साथ आप नहीं ले सकते, इनको अलग अलग लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास दिया हुआ है 294 ग्राम पर केजी पर केल्विन, और वाटर का जो है वो अलग होगा, तो इन दोनों को अलग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। देखिए, तो ये है 128 और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 394, तो 394। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्राम में दिया है, पर क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो पर केजी है, बट ये भी ग्राम में है। तो ऐसा आप समझ लो कि इधर मैंने 10⁻³ लिखा था, तो इधर भी 10⁻³ मैंने लिखा है, जो कि अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूं यहां पर ms डेल्टा टी कितना है बच्चों, तो 8.4 और 21.5, तो 21.5 माइनस 8.4 ये हो गया ms डेल्टा टी, जिसमें कि 10⁻³ मैंने kg के लिए यूज किया था, जो कि यहां से यहां कैंसिल होने वाला है, और वाटर में भी ये यूज होगा। देखो वाटर
कितना है 240 ग्राम ऑफ वाटर, तो 240 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ऐसा यूनिट में ले लेते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये भी ऐसा यूनिट में है, जूल पर केजी पर केल्विन, तो 1 आप नहीं यूज कर सकते, 4200 यूज करना पड़ेगा, ठीक। और टेम्परेचर क्या चेंज हुआ, यही सेम चेंज हुआ, 21.5 माइनस 8.4, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 10⁻³ है जो कि कैंसिल हो गया, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाला है, तो आप ग्राम में लेकर भी कैंसिल करोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसा यूनिट में ही आने वाला होगा। चलो तो इसको अब सॉल्व करना है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है ना। एम एस डेल्टा टी, यहाँ भी एम एस डेल्टा टी, ये हीट लूज कर रहा है और ये दोनों हीट गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या कैलकुलेशन होकर आंसर आता है। तो ये देखिए 100 माइनस 21.5 और 21.5 माइनस 8.4 दोनों में हो रहा है, तो एस का आंसर आ गया 916। तो देखो यहाँ भी मैंने 10⁻³ नहीं लिखा है, इधर भी नहीं है, तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ऐसे समझ सकते हो। तो ग्राम में काम करो या केजी में, क्योंकि दोनों साइड बराबर है इसीलिए यहाँ पर आप सेम यूनिट में काम कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस जो है वो मेल्ट होने वाला है, ओके और स्टीम है, ये स्टीम है, इज थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इफ इट प्रोड्यूस्ड लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड वाटर बन रहा है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताना है द वैल्यू ऑफ m, कितना मास होगा। बाकी चीजें सारी गिवन है, वेपराइजेशन पता है कितना है और फ्यूजन भी पता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चीज, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, यहां से आपको ये समझ आ रहा है कि जो स्टीम है ना, पहले वो फेज चेंज करेगा, ऑल्सो द आइस इज मेल्टिंग, तो दोनों का पहले फेज चेंज होगा, फिर दोनों वापस किस में आएंगे, वाटर में आ जाएंगे, तो दोनों का फेज चेंज होने वाला। तो हीट लूज कौन कर रहा है, एक तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हीट लूज कर रहा है क्योंकि वो कंडेंस हो गया, स्टीम से वाटर आ गया, फिर वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टीम पार्ट ही प्रोड्यूस हो रहा है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। नाउ इट इज एट 100 एंड इट हैज रीच्ड टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री रख दो यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो नेक्स्ट आइस इज एट 200 ग्राम, तो आप लिखोगे मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मेल्ट हो गया, अब मेल्ट हो गया, ये वाटर बन चुका है, तो वाटर अब बन चुका है, तो वही मास आप यूज करोगे जो आइस का मास था, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज कहां से कहां होगा, ये मेल्टिंग वाले स्टेज पे है, इसका मतलब ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और कहां पहुंच रहा है, 40 पहुंच रहा है, तो इसमें भी टेम्परेचर चेंज क्या हुआ बताओ, 40 माइनस 0, ये हुआ, गॉट इट। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, m सॉल्व हो जाएगा। देखिए m की वैल्यू इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है 540, तो लिख देंगे 540 प्लस नेक्स्ट जो है मास m नहीं पता, ये 1 ले लेंगे और ये 60 आ गया, और मास ऑफ आइस क्या है बच्चों, मास ऑफ आइस इज 200 ग्राम, तो 200 ग्राम ले लेते हैं इनटू 80 प्लस मास ऑफ आइस इज अगेन द मास ऑफ वाटर ओनली, ये आइस ही मेल्ट हो गया, वाटर बन चुका है कंप्लीट, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू 40, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें अननोन क्या है, केवल m अननोन है, तो आंसर आप सॉल्व करके निकाल लो। हाँ, किस यूनिट में आएगा ये बताओ, किस यूनिट में आएगा। देखो सब इसमें जो वैल्यू गिवन है ना, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम, और आपने जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिया है ये भी कैलोरी पर ग्राम ही लिया है, पर डिग्री सेल्सियस, तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो ग्राम में आने वाला है, ठीक है। और इसमें लिखा भी है m ग्राम्स, तो इसलिए आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, तो 40 इसका आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद, ये इसका फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चलिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि जब भी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूं तो पहले आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर आप देखें कि सॉल्व कैसे हो रहा है, आंसर आया या नहीं आया। आई नो आप मैक्सिमम ऐसे ही कर रहे होंगे, फिर भी एक बताने के लिए मैंने बोल दिया। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल contains 150 gram of water at 0 degree Celsius. Then the air from the vessel is pumped out adiabatically. ठीक है, adiabatically मतलब विदाउट चेंज इन हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा और एयर को पंप आउट कर दिया गया है। अ फ्रैक्शन ऑफ वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड द रेस्ट इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री इटसेल्फ। ठीक है, तो द मास ऑफ इवेपोरेटेड वाटर विल बी क्लोज टू, ये क्वेश्चन है। देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है, तो ये एक तरह का इवेपोरेट कर रहा है ना, इवेपोरेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये वैल्यू गिवन है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी गिवन है, तो आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन वाटर का आइस में कन्वर्ट हो गया, है ना, टर्न्स इनटू आइस, ये क्वेश्चन है। सोचो 2 मिनट, चलो देखते हैं। पहले इसको समझिए पूरे तरह से। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है कितना, 150, तो 150 वाटर है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे 150 ग्राम वाटर है। इसका एक पार्ट जो है उसमें क्योंकि आप पंप आउट करते हैं एयर, तो एयर पंप आउट करने से क्या हुआ कि इतने पोर्शन से इसको कूल होना शुरू कर दिया गया, है ना, क्योंकि जब आप एयर पंप आउट करते हैं तो इवेपोरेशन फास्टर हो जाती है, तो इवेपोरेशन इतनी फास्ट हुई कि इसकी टेम्परेचर बिल्कुल लूज होने लग गया, कम होने लग गया, और कम होते होते ये फ्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कुछ फ्रीज हो चुका है और ये इतना पोर्शन जो है वो आइस बन गया, तो एक्स आइस बन चुका है, तो कितना पोर्शन रह गया, तो 150 माइनस एक्स रह गया। ठीक, तो क्वेश्चन था कि अ फ्रैक्शन ऑफ वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड रेस्ट इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री इटसेल्फ। ठीक है, वो इवेपोरेट कर जाते हैं, तो आपको बताना है कि मास ऑफ इवेपोरेटेड वाटर विल बी, इवेपोरेट इटसेल्फ, इवेपोरेटेड वाटर विल बी। तो चलो एक्स को ही इवेपोरेटेड ले लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी को एक्स ले लेते हैं, तो x जो है वो इवेपोरेट हो गया, ये इवेपोरेशन वाला ले लेता हूं मैं, इवेपोरेटेड। तो अगर वो इवेपोरेट कर रहा है तो x इंटू लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन आएगा, है ना, और ये कहां से हीट जो एक्सट्रैक्ट किया वो कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बचे हुए पानी से, तो बचा हुआ पानी कितना है, 150 माइनस एक्स। ठीक है, और ये फ्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर का कुछ पोर्शन इवेपोरेट हो गया तो कुछ पोर्शन फ्रीज हो गया, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉट इट। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब वो इवेपोरेट हो, इवेपोरेशन कैसे होगा, फास्टर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके आसपास जो एयर था उसको आप पंप आउट कर रहे हो, तो उससे क्या हुआ, इवेपोरेशन फास्टर हुआ, फास्टर होने से क्या हुआ, कूलिंग हो गई, कूलिंग होने से क्या हुआ, वो फ्रीज कर गया। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कितना है, 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब यूनिट देखिए, जूल पर केजी है, ये जूल पर केजी है। ओके, और ये आपने क्या लिया है, ग्राम में, तो फिर से वही बात मैं बोलूंगा, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, केजी में आपने कन्वर्ट किया, दोनों साइड से वो कैंसिल हो गए, तो मुझे कन्वर्ट करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा। अब 3.36 इंटू 10⁵ लगा देंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो दोनों साइड ऐसा यूनिट सेम है, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और x की वैल्यू ग्राम में ही आने वाला है। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर में। ये आ गया, देखो इतना पोर्शन आइस, इतना पोर्शन वेपर, तो ये वेपर वाला पोर्शन x, क्योंकि वही क्वेश्चन में गिवन था, पूछा गया था मतलब। ओके, एंड दिस इज आइस 150 माइनस एक्स। तो यहां से जो हीट निकलेगा वो इतने पोर्शन को कूल आउट कर देगा, है ना, तो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है।
इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन कूलिंग करता है। जैसे कूलर जो आपके होते हैं, वाटर कूलर, उसमें कूलिंग कौन से इफेक्ट से हो रहा है? जो वाटर आप अंदर डाल रहे हो वो पीछे वाले पोर्शन से वेपोराइज कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो इवेपोरेशन होने से कूलिंग होती है, ठीक है। वो जो मटके में कूलिंग होता है वो भी इसी मेथड के कारण होता है। तो वो कूलिंग हो रहा है और कूलिंग होने के कारण आइस बन जा रहा है, क्योंकि वाटर से ही हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो एक पोर्शन को आप फ्रीज कर सकते हैं एयर पंप आउट करने से, और एयर पंप आउट करने से क्या हुआ? इवेपोरेशन हो गई फास्टर, ठीक है। तो चलो इसको वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो आंसर 20 आ जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। तो आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अब इसमें वाटर इक्विवेलेंट है ना, वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम contains 180 gram of water at 25 degree Celsius. M gram of steam at 100 degree is mixed in it till the temperature of mixture is 31 degree Celsius. The value of M is close to. Try करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो हो गया क्वेश्चन? चलिए देखिए, तो आंसर क्या आ रहा है, चलो अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आया आंसर। चलिए मैं करता हूं अब सॉल्व। देखिए, कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है सर? तो ये इस पे प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए, क्या होता है? देखिए, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस जो हीट रिक्वायर कर रहा है एक टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो कितना मास में वाटर का लाऊं कि वो उतना ही हीट ले, उतने ही टेम्परेचर राइज कराने के लिए, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने के लिए। तो कितना मास वाटर का चाहिए, ये सवाल है। ये होता है वाटर इक्विवेलेंट। जैसे वाटर इक्विवेलेंट अगर 20 ग्राम है, तो अगर कैलोरीमीटर ब्रास का बना है, कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर की मटेरियल कितनी हीट 1 डिग्री राइज कराने में जो जरूरत पड़ रही है, उतना 20 ग्राम वाटर को भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट लिखने का जो कारण है वो ये है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बहुत आसानी से पता होता है। तो इसीलिए वाटर के इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा वो इस पोर्शन में कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम एंड इट कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, जो कि वाटर की तरह ही वो हीट एक्सट्रैक्ट करने वाला है। तो मैं 180 के साथ जोड़ सकता हूं इसको, तो 20 प्लस 180, ठीक है। तो इतना ग्राम हो गया, टोटल इतना ग्राम हो गया। अब कितने पे रहे ये? 25 डिग्री सेल्सियस पर है, 25 डिग्री, ठीक है। तो m ग्राम स्टीम एट 100 इज मिक्स्ड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 31। तो इसकी टेम्परेचर 25 से कहां पहुंच गया? 25 से कहां पहुंच गया? 31 पहुंच गया, सही है। तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा बताओ? 31 माइनस 25 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब ये हीट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो लूज कौन कर रहा है? स्टीम कर रहा है। तो स्टीम कितना है? तो स्टीम है m ही आपको नहीं पता ना, m ग्राम ऑफ स्टीम है, m ग्राम ऑफ स्टीम। तो m ले लो, m पहले वो कंडेंस होगा क्योंकि वो 100 पर है, तो कंडेंस कराओ। तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्लस, अब यही वाटर 31 डिग्री पर पहुंचने वाला है। तो अब आप लिखोगे m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा बताओ? 100 डिग्री पर वो था और कहां पहुंच रहा है? 31 पर, ठीक है। तो वैल्यूज सभी पुट कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे m इंटू 540 इन्होंने लिखा है, तो मैं भी 540 लूंगा, प्लस m इंटू 100 माइनस 31। 100 माइनस 31 क्या होगा?
सॉल्व कीजिए बस। अब क्या रह गया, केवल m निकालने वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 हो गया, और इधर से आप सॉल्व करो तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा। तो m जो अननोन पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, विच इज क्लोज टू लिखा हुआ है, तो ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक ही इन्होंने लिखा है, तो कोई बात नहीं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद। ये देखिए, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 31 हो रहा है, तो हीट लॉस बाय द स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। ओके, तो स्टीम और वाटर की बात हो रही है, तो ये वाला पोर्शन बाद में लिखा हुआ है m इंटू 540 और m इंटू 100 माइनस 31। ठीक है, और पहले क्या लिखा हुआ है 180 और ये है 20, तो इन दोनों को आप एक साथ कॉमन लिख करके भी लिख सकते हो। मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि 31 माइनस 25 31 माइनस 25 सेम ही रहेगा, तो m की वैल्यू आ गई 1.9, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट। तो आई होप सबका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इसको, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस टू 0 डिग्री। देखिए, कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे पता चला। कंप्लीट मेल्ट होने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है ये चेक कर लेते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली मेल्ट, ठीक है, टू कंप्लीटली मेल्ट आइस इज इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कितना है बताओ, 100 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा kg इंटू 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये बन गया जूल, कंप्लीट जूल बन गया। तो 1 2 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। तो इतनी जूल रिक्वायरमेंट है, पर वो कितनी हीट आप अचीव कर सकते हैं वाटर से। तो आइए देखते हैं कितनी हीट अचीव किया जा सकता है। तो हीट रिलीज्ड या हीट अवेलेबल लिख लेते हैं। हीट अवेलेबल, रिक्वायर्ड और अवेलेबल दोनों की बात करते हैं। तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना है बच्चों, 200 ग्राम। तो 200 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये केजी हो गया, और ये लिख लेंगे 4200 जूल पर केजी है। और टेम्परेचर में चेंज कितना आया बता दो, 25 डिग्री में था, 0 डिग्री पहुंच गया, तो 25 माइनस 0, ये ठीक है। तो देखो कितनी हीट मिल रही है वो देखो, तो 1 2 ये दोनों चले गए, ठीक है। तो 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 42, तो वो करो सॉल्व, क्या आ रहा है देखो। तो 25 टू जा 50, 50 से मैं कर लेता हूँ, 0 0 हो गया, 50 और इसके 5 से कर लो, 5 टू जा 10 और 5 हो जा 21,000 जूल। इतनी ही हीट आपको अवेलेबल हो सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितना था, तो 34,000। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, 34 इंटू 30, क्योंकि एक डेसिमल इसने कंज्यूम कर लिया, तो 34,000 और ये 21,000 ही दे सकता है। इसका मतलब सारा आइस मेल्ट नहीं हो रहा है। तो फिर कितना मास मेल्ट हो रहा है, तो अब यहां से सॉल्व करो, यही हीट जो है वो आइस मेल्ट करने में यूज होगा। तो सॉल्व करते हैं, आइए इसको किसके बराबर में कर लूं, लेट द वैल्यू बी x। तो x आइस मेल्ट हो रहा है और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कितना है, 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आया समझ में। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा, यहाँ 3 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, 3 0 कैंसिल होने पर ये बन जाएगा 2, ओके। और 21 और 34 डिवाइड हो जाएंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 21 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 2, ठीक है। तो यहां से डेसिमल हटा लेते हैं,
तो ये 10 हो गया, ये एक और एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 7 से तो नहीं जाएगा। एक्चुअल आंसर मेरा, हाँ ये केजी में आ रहा है, ये कंप्लीट केजी में है, तो इसको इंटू 1000 करना पड़ेगा, तब जाके वो ग्राम बन जाएगा, है ना। तो एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 2100/34 ये है, आपको सॉल्व करना है। तो 2100/34 अब आपको गैस करना है यहाँ से, देखिए, क्योंकि कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से आप निकाल सकते हो। तो 2100 डिवाइडेड बाई 34, दिस इज द ग्राम। तो इसको अगर मैं 7 के मल्टीपल में बना दूं, तो इसको मैं 35 अगर मैं गैस कर लेता हूं, तो 35 गैस करने पे 7 5 जा और 7 3 जा, है ना, तो 300 हो गया। 300/5 दैट इज 60 के नियर बाई होना चाहिए, तो 60 का नियर बाई 61.7 आ रहा है, तो यही होना चाहिए इसका आंसर। ओके, तो ऐसे इसको करते हैं सॉल्व। तो समझ आया कि कहाँ से कहाँ पे लिंक किया गया है। तो इसको लिंक वहां से किया गया है कि कंप्लीट जो आपके पास हीट अवेलेबल है, वो कंप्लीट हीट जो आइस मेल्ट करने में यूज होगा वो नहीं है आपके पास, इसीलिए कुछ पार्ट ऑफ आइस विल बी मेल्टेड। और वो कैसे निकाल रहे हैं, वाटर जो हीट लूज करने वाला है कहाँ से, 25 डिग्री से, वो 0 डिग्री पहुंचने में जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, आइस मेल्ट होने में। तो x ग्राम ही केवल आने वाला है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर एक लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं, और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, A bullet of mass 5 gram traveling with a speed of 210 meter per second strikes a fixed wooden target, ठीक है, एक टारगेट है जिसको वो हिट करता है। 1/2 of its kinetic energy is converted into heat in the bullet while the other half is converted into heat in the wood, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है वो वुड में चला गया, वुड थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, और कुछ पार्ट जो है वो बुलेट में हीट चली गई। तो बताना है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, तो आपको राइज इन टेम्परेचर बताना है, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ इट्स मटेरियल इज 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी इज दिस मच अर्ग, ठीक है, ये है सवाल। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं कि कहाँ से कहाँ पे रिलेट किया गया। तो देखिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट होता है, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें जो है उनको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी वही हो रहा है। बुलेट की एनर्जी क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, इसका जो लॉस हो रहा है, इसमें जो लॉस हुआ वो कहाँ चला जाएगा, हीट में, इधर हीट में। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या है, 12 mv², ठीक है, 12 mv², और इसका केवल 50%, इसमें लिखा हुआ है ना हाफ, ठीक है ना, 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द बुलेट, तो इसका हाफ पार्ट केवल हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हाफ में कर देता हूं यहाँ पर, हाफ, ठीक है, तो 12 mv², तो ये आधी काइनेटिक एनर्जी है जो कहां जाके कन्वर्ट होगी, हीट में। तो हीट से टेम्परेचर राइज होगा, ms डेल्टा T। तो इन्होंने कहा केवल और केवल राइज इन टेम्परेचर बताना है, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना ही नहीं है, क्योंकि
इनिशियल टेम्परेचर हमें पता भी नहीं है, ठीक है। तो बस टेम्परेचर चेंज जो है वो आपको बताना है। तो एमएस की वैल्यू गिवन है क्या, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इज 0.03, मतलब एस की वैल्यू गिवन है, तो आपको 5 ग्राम यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। गॉट इट। तो यहाँ क्या लिखोगे, 5 ग्राम ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी कैलोरी पर ग्राम में है, 0.030, ठीक है। और डेल्टा टी आपको कैलकुलेट करना था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होगा, देखो ये हो गया 1/4 m 5 ग्राम इंटू वी स्क्वायर देखो 210 मीटर पर सेकेंड है, तो ये है एसआई यूनिट में 210, और ये आपने लिया कि किस में, सीजीएस में लिया, ये ग्राम सीजीएस में लिया आपने। तो इन्होंने बोल रखा है कि 1 कैलोरी को इतना अर्ग में ला सकते हो, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 210 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये कंप्लीट अर्ग में आ गया, करेक्ट। और ये किस में है, ये है कैलोरीज में, तो किसमें है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक। तो ये है अर्ग, ये है कैलोरी। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए ये नियम लगाना पड़ेगा, 1 कैलोरी इज दिस मच अर्ग, ठीक। तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, तो 1 कैलोरी इज दिस मच, तो ये आपका कैलोरी है, इसको 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा टी आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट मुझे बस कंसेप्ट डिलीवर करना था। यहाँ 2 कंसेप्ट आपको सीखना है। पहला कंसेप्ट कि मैकेनिकल एनर्जी का कितना पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा क्या सीखना है, दूसरा ये सीखना है कि जब भी आप ms डेल्टा टी और हाफ mv² या mgh को रिलेट करते हो तो एक कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है, ठीक। क्योंकि जब स्पीड आप मीटर पर सेकेंड में रखते हैं और उसको केजी में रखते हैं तो वो जूल में बनता है, और अगर इसको आप सीजीएस में रखोगे तो सीजीएस इसकी अर्ग हो गई। पर इन आइदर ऑफ द केस कैलोरी तो नहीं होने वाला, तो या तो इसके स्पेसिफिक हीट में जूल रखो या इसके जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने सीख लो। ये 2 पॉइंट यहां से मैं डिलीवर करना चाह रहा था, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है और सॉल्यूशन भी, ओके। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है। ये था, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके ये आंसर आप निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, heat is being supplied at a constant rate to a sphere of ice which is melting at a rate of 0.1 gram per second, ठीक है। 0.1 ग्राम पर सेकेंड के रेट से मेल्ट हो रहा है। इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकेंड, द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी, ये है सवाल, ठीक है। ट्राई करो 2 मिनट। अब आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हीट कितनी सप्लाई हो रही है ये सवाल में दिया नहीं है, बट ये लिखा है कि कांस्टेंट रेट से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि कितना हीट सप्लाई हो रहा है। तो 0.1 ग्राम पर सेकेंड मेल्ट होता है, कितनी हीट उसको मिल रही होगी जरा ये पता कर लो, ठीक है। तो हीट सप्लाइड पर सेकेंड, हीट सप्लाइड पर सेकेंड विल बी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 0.1 ग्राम ये मेल्ट होता है, ओके, पर सेकेंड है, तो मैं यहाँ पे 0.1 ही ले रहा हूँ, और लेटेंट हीट कितना है 80, तो दैट इज 8 कैलोरीज पर सेकेंड हीट सप्लाई हो रही है। अब आपके पास मास कितना अवेलेबल है ये पता कर लो। तो टोटल 100 सेकेंड लग गए मेल्ट करने में, इट मेल्ट्स कंप्लीटली। तो इसका मतलब मास कितना है उस स्फीयर का, स्फीयर ऑफ आइस का, तो 0.1 ग्राम इंटू 100, तो टोटल मास ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 0.1 ग्राम इंटू 100, 0.1 इंटू 100 दैट इज 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम।
अब डेल्टा क्यू क्या लेंगे, ms डेल्टा टी। अब सुनो, यही जो हीट है ना, हीट ये तो कांस्टेंट रेट से मिल रही है आपको। हो सकता है एक हीटर है जो आपको कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा है, तो ये जो हीट है ये यहाँ पे आपको अब टेम्परेचर राइज कराने में हेल्प करेगा। तो डेल्टा क्यू क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू लिखेंगे यही वाला 8 कैलोरीज पर सेकेंड। तो यहाँ लिखोगे 8 कैलोरीज पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा टोटल 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1। अब ये डेल्टा टी पर सेकेंड यूज होगा, है ना, पर सेकेंड। तो ये भी पर सेकेंड है, ये भी पर सेकेंड, आगे इधर डिवाइड हो गया। तो 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड इज योर टेम्परेचर राइज, ठीक है, क्योंकि हीट सप्लाई इसी रेट से मिलने वाला, ये चेंज थोड़ी हो रहा है। तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इन दैट केस जो बाद का टेम्परेचर है वो इसी रेट से चेंज होने वाला है। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 0.8 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, सेल्सियस पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड हीट इज दिस मच एंड प्रोड्यूस मास इज दिस मच। अब यही वाटर आगे बनने वाला है, तो वाटर में ms डेल्टा टी लगा दिए, तो यूनिट टाइम राइज इन टेम्परेचर विल बी Q by ms। तो ये आ गया आपका 0.1 ग्राम 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ठीक है। तो A इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो, ये जो पानी है वो कहाँ पहुंच गया, गीजर में। पहले आइस मेल्ट हुआ, मेल्ट हो गया, पानी बन चुका है। पानी वो आइस था, तो पानी को गर्म करना पड़ेगा, तो गीजर में डाल दिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर गीजर हैज एन इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग ऑफ 2 किलोवाट एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनटू हीट 80%। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक पावर है वो हीट में कन्वर्ट होता है कितने एफिशिएंसी से, 80% से। इसका मतलब ओनली 80% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। If water is flowing through the device at the rate of 100 cc per second, 100 centimeter cube per second, and the inlet temperature is 10 degree Celsius, then the outlet temperature will be। तो इसमें दो बातें आपको समझनी है। पहली चीज, कितना मास आ रहा है, तो मास की वैल्यू आपको यहां से पता चलेगी। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और ये वाटर है, तो फिर मास कैसे लिखोगे, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर सीसी इंटू कितना सीसी, 100। तो क्या आ गया, 100 ग्राम, 100 ग्राम आ गया। तो 100 ग्राम मास है पर सेकेंड, ठीक है। अब सुनो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका गीजर है इस तरह से, और इस गीजर में यहाँ पे ऐसे टैप है, इसमें पानी घुस रहा है, ठंडा पानी, ओके। और ये जो गीजर है वो इसको हीट में कन्वर्ट करके पानी बना देता है, मतलब गर्म पानी बना देता है। पानी तो पहले से था, ठीक है। तो ये गीजर में पानी कितने टेम्परेचर से इन कर रहा है, तो ये इन कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। और निकलता हुआ आपको टेम्परेचर बताना है, T मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना मास है बच्चों, यहाँ पर मास इज 100 ग्राम, ठीक है, कितना सीसी पर सेकेंड। तो इसमें इनलेट कितना आ रहा है, तो इसका जो इनलेट है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। इनलेट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। और बाहर निकलने वाला जो टेम्परेचर है वो बताना है। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। इसमें मास मैंने पता कर लिया, ये वाटर है इसलिए मैंने इसको कलर ब्लू में कर दिया। अब समझिए ध्यान से, सबसे पहले इसका जो हीट सप्लाई है किसके द्वारा, गीजर द्वारा, वो कितना है वो पता करते हैं। तो इट इज 2 किलोवाट। इसका मतलब पर सेकेंड हीट सप्लाई कितना हो रहा है, पर सेकेंड हीट सप्लाइड इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये जूल पर सेकेंड है, तो ये जूल है, ठीक है, पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड।
अब समझिए इसका केवल 80% पार्ट ही हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको 80 आपको लेना पड़ेगा। तो इतनी हीट आपको मिल रही है पानी के अंदर। तो यही हीट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ms डेल्टा T, ठीक है। तो पर सेकेंड इतना टेम्परेचर राइज कराएगा ये। तो सॉल्व कर लो, डेल्टा T इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ ये जूल है ना, तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, तो 1 जूल इज डिवाइडेड बाय 4.2, तो 4.2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये बन गया कैलोरीज, ओके, इनटू 80/100, ठीक है, डिवाइडेड बाय ms। ms क्या होगा? ms, तो ms की वैल्यू अब चेंज कर लेते हैं। ms की वैल्यू 100 ग्राम इंटू s इज 1, तो ये कैलोरी पर ग्राम है, और ये जूल था, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से 1 2 3 4, ठीक है, और ये 1 और ये 3 4 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 8 2 16 और नीचे 4.2 है, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4.2, इसका डेसिमल चला गया ऊपर, तो 160 हो गया। तो इसको 6 से काट लें, 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 6 7 जा और 6 नहीं कट रहा, तो इसको ठीक है छोटा कर लेते हैं, बाद में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाता है 21 दो बार में, और ये 80, ठीक है। तो इसको अगर लगभग 90 बना लें, 90 अगर 90 बना लेता है इसको, तो 90/21 कितने बार में आता है? 3 बार में 7, 3 बार में 30, तो 30/7, तो इसको 28 मान लो, मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा 5 के आसपास चेंज आएगा, चेंज 5 का आया। तो इनलेट क्या है? 10 डिग्री, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना। तो ऑप्शन में हमारे पास 13.8 है और 6.5 है, तो ये 3.8 डिग्री का राइज हुआ, ये 6.5 का आया। तो क्योंकि मैं गेस कर रहा था डेसिमल लगा के, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? बी, 13.8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो काम वही करना है, क्या किया गया है? पर सेकेंड कितनी हीट मिल रही है वो हमने किया, और ms डेल्टा T इसमें लगा दिया। m कैसे किए? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, ठीक है, और इसको सॉल्व किए, तो अल्टीमेटली वही सॉल्व हो रहा है। और ध्यान क्या रखना था? यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट 13.8। तो थ्योरी आपको सीखना था, तो थ्योरी क्या सीखे इससे कि जो गीजर वाला पार्ट आता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उससे आप हीट निकालते हैं, और वो हीट ms डेल्टा T के इक्वल होता है। और ध्यान रखना होता है, अगर ये जूल में है तो ये भी s जो है वो जूल में लोगे, और नहीं तो इसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें। तो समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ice at 0 degree is added to 200 ग्राम of water initially at 70 degree in a vacuum flask, ठीक है, vacuum flask. When 50 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the flask and the content is 40 degree. When a further 80 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the whole is 10 degree Celsius. ठीक है, जब सारा मेल्ट हो जाता है तब फिर 10 डिग्री और फॉल हो, 10 डिग्री फाइनल हो जाता है। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब आप बोलोगे सर वो तो पता है हमें 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो उसको जूल पर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, अब इन्होंने स्पेसिफिकली कैलकुलेट करने को कहा है, तो आप जनरल रिजल्ट नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। तो चलो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ट्राई करो इसको। तो कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए क्या करना है इसमें। इसमें दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, इन्होंने कहा कि टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क एंड द कंटेंट इज 40 डिग्री, ठीक है, मतलब फ्लास्क भी थोड़ी हीट ले रहा है, तभी तो उसके टेम्परेचर के बारे में मेंशन किया गया है। इसका मतलब अगर वो हीट ले रहा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्यों ना मैं अपने पुराने नॉलेज को यूज करूं
कि इसके वाटर इक्विवेलेंट को मैं कवर कर लेता हूं और उसको वाटर के साथ जोड़ दूंगा, है ना। तो ये इसमें एक कैची वर्ड था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, लेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क इक्वल्स टू W, ठीक है। ये इसका वाटर इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब इनिशियली आइस एट 0 डिग्रीज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो 200 ग्राम वाटर आपके पास था पहले से, अब वाटर इक्विवेलेंट W भी आ गया, ठीक है। कितने पे है ये? 70 पे है। तो 1 इंटू 70 कहां तक पहुंचा बच्चों? तो 70 से पहुंच गया, 70 से पहुंच गया 40। तो टेम्परेचर कितने का चेंज आया? 70 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, कितने का चेंज आ गया। अब ये हीट कहां पे लूज जो हो रहा है वो गेन कौन कर रहा है? तो आइस गेन कर रहा है, ठीक है। कैसे? इन्होंने कहा कि when 50 ग्राम ऑफ आइस has been added and has all melted and the content becomes 40 डिग्री, इसका मतलब आइस मेल्ट तो हो रहा है, पानी तो बन रहा है, पर साथ ही साथ पानी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़कर कहां पहुंच रहा है बच्चों? 40 डिग्री पे पहुंच रहा है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट नाउ। तो ये हो गया 50 ग्राम ऑफ आइस, 50 ग्राम ऑफ आइस, तो 50 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड। तो ये चीज नहीं पता आपको, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, प्लस 50 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर चेंज 40 डिग्री, कहां से? 0 से, तो इसको लिखोगे 40 माइनस 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो दो अननोन हो गए, एक ये आपको कैलकुलेट करना है और ये W आपको पता नहीं है, इसीलिए सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन में गिवन है, नाउ फर्दर व्हेन फर्दर 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड एंड हैज ऑल मेल्टेड, फिर से सारा मेल्ट हो गया। तो अब बताओ वाटर आपके पास अवेलेबल पहले कितना था? 200। अब आपने 50 ग्राम डाला तो ये भी पानी बन चुका है, तो ये भी 200 प्लस 50 हो गया, प्लस वाटर इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट 1 वाटर का इनटू 70 माइनस 40 किया था, अभी 40 से कहां पे पहुंच रहा है? 10। 40 से कहां पहुंच रहा है? 10, ठीक है। तो आप लिखोगे 40 माइनस 10, ठीक है। ये हीट लूज कर रहा है, तो गेन को किसने किया? अब जब नया आपने आइस डाला वो, तो कितना आइस आपने डाला? 80, तो 80 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस 80 इंटू 1 इंटू कहां से कहां पहुंच गया? 10 डिग्री पहुंच गया, तो 10 माइनस 0 ये हो गया, ठीक है। तो देख लो दो इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आपको W को एलिमिनेट करना है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक था जिसमें आपको सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि फ्लास्क, जो फ्लास्क है वो भी हीट अचीव कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, तो इसका जो मास है आई मीन वाटर इक्विवेलेंट, वो मैंने यूज कर लिया उसमें, ठीक है। और फर्दर लिखा होने से क्या हुआ यहाँ पे चेंज, कि इनिशियली जो 200 ग्राम वाटर था उसमें 50 ग्राम और आ गया, पहले वाला जो आइस है वो मेल्ट हो गया था। गॉट इट? ये दो बातें आपको सीखनी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाता है A 3.78 10 to the power 5 जूल पर केजी, ठीक है। ये इसका आंसर है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों की हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी
आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एन आइस वाटर मिक्सचर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाना और 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आना चाहिए वॉल्यूम में। कैसे करें इसको? तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए, कर लिया आपने, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, दो बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज कि इसमें मास नहीं गिवन है, तो मास पता होगा तभी तो इसको ml लगाएंगे, है ना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि इसमें जो वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, किसकी वॉल्यूम कम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, एक चीज तो आप क्लियर करके समझ लो, क्या कि मास कंजर्व्ड रहेगा, मास थोड़ी कहीं जा रहा है। तो मास ऑफ कितना दे रखा है, वाटर इज सप्लाई टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आइस वाटर मिक्सचर बाय 1 सेंटीमीटर। तो मास ऑफ आइस जो मेल्ट होगा वही मास ऑफ वाटर बनने वाला है। तो इसको कैसे लिखोगे, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे सही है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 0.9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ आइस, यही है, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या हुआ, यहां पर आपको मास ऑफ आइस चाहिए, मास ऑफ आइस चाहिए, है ना। उसके लिए आपको यहां से जानकारी मिलेगी, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एन आइस वाटर मिक्सचर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा, इसको यहां पर रहने देते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतने का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा वी आप कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस, यही तो चेंज हो रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाउ मच, 0.9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ आइस। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो बड़ा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया है ना। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, तो इसको चेंज कर लेते हैं। अब सुनो, बड़ा कौन है, तो आइस की वॉल्यूम ज्यादा होगी वाटर से। अच्छा, आइस को ऐसे छोड़ दिया मैंने, और वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से रिप्लेस कर दो, 0.9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 वॉल्यूम ऑफ आइस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये 0.1 यहां से जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आइस। तो अगर वॉल्यूम ऑफ आइस 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो मास ऑफ आइस कितना है, मास ऑफ आइस कितना है, तो मास ऑफ आइस इज 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आ गया 9 ग्राम। तो आइस का मास मिल गया 9 ग्राम, ठीक है। अब 80 कैलोरी पर ग्राम उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट इज m इंटू latent heat of fusion, 9 into 80, that is 720 calories. So this much heat will be required. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो समझ आ रहा है कैसे किया गया। इसमें लिखा है कि वॉल्यूम में डिक्रीज कितना आया, ये मेंशन था। तो वॉल्यूम में डिक्रीज के हेल्प से मैंने इसको यूज कर लिया है ना। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और इसको तीसरे इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है, मास के लिए। गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर, 720 कैलोरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन।
A lake surface is exposed to an atmosphere where the temperature is less than 0 degree. If the thickness of the ice layer formed on the surface grows from 2 centimeter to 4 centimeter in 1 hour, the atmospheric temperature TA will be ये सवाल है आपका, ठीक है। तो क्या क्या जानकारी गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस गिवन है, डेंसिटी ऑफ आइस गिवन है, ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है, और आपको नेग्लेक्ट क्या कर देना है, नेग्लेक्ट द चेंज इन द डेंसिटी ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, है ना। तो डेंसिटी में ना के बराबर चेंज लिया गया है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन लेक पर बेस्ड है, ओके। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। मान लो कि ये है सरफेस, यहाँ पे वाटर है ऐसे, ठीक है। तो इतना आइस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था मान लेते हैं, तो एक्स लेयर ऑलरेडी आइस का फॉर्म हो गया है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर क्या है यही निकालना है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ले लेते हैं TA, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब एक्स लेयर फॉर्म हो चुका है और dx नया आइस बनने वाला है, ठीक है। dx नया आइस बनने वाला है और इसमें टाइम कितना लगा, तो dt टाइम लगा, तो ये t टाइम में है, ठीक है, और ये t प्लस dt टाइम में है, इतना आइस बन गया। तो यहाँ जो वाटर था, वाटर इसी से हीट यहाँ से निकलेगा जो कि इससे फ्लो होता हुआ चला जाएगा किस मोड में, कंडक्शन के मोड में, ठीक है। तो हीट लॉस ये कितना कर रहा है, ml कर रहा है, कितना कर रहा है, ml कर रहा है, और इससे हीट कंडक्शन के थ्रू फ्लो होता जा रहा है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इज KA इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस वाला फॉर्म 0 डिग्री पे बनता है, और ये नेगेटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव बिकॉज लेस देन 0 है, तो नेगेटिव है, ये माइनस टी है। तो इसको क्या लिखोगे, 0 माइनस टी है, ऐसे लिखोगे। तो KA डेल्टा टी बाई एक्स, ये एक्स बनेगा, एल लेंथ हो गया। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रेट ऑफ कंडक्शन, हीट कंडक्शन, तो KA डेल्टा टी बाई एल, दिस इज इक्वल्स टू जो ये हीट लूज कर रहा है, तो कितना लूज कर रहा है, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये m कैसे लिखेंगे बच्चों, तो m को लिखने के लिए यूज करने वाले हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस। अब वॉल्यूम ऑफ आइस कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने एरिया, ये पॉन्ड का ऊपर वाला लेयर वाला एरिया लिया गया है A, तो इसकी भी एरिया वही होगी जो ऐसे जो ऊपर सरफेस से जितना भी लेक का पार्ट दिख रहा होगा, उसकी थिकनेस कितनी है, तो dx थिकनेस है, कितनी है, dx। तो ds थिकनेस का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम कितना हुआ, A dx, इसकी वॉल्यूम हो गई। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब समझो ध्यान से, ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ हीट फ्लो, और ये क्या है, कंप्लीट हीट है। तो मुझे एक dt का फैक्टर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम वाला, है ना, क्योंकि dt टाइम में ही ये चीज हो रहा है ना। तो dt फैक्टर से मल्टीप्लाई इसको कर दिया गया, तो ये क्या बन गया, dq बाई dt में dq रह गया, dt कैंसिल हो गए होंगे। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो गए, ये x और dx को एक साइड ले जाते हैं और dt वाला पार्ट यहाँ पे छोड़ जाते हैं, क्योंकि आपको टाइम कैलकुलेट करना है। इधर क्या रह गया, k, और क्या रह गया, ta, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और इधर से x चला गया इस साइड, तो ये बन जाएगा, क्या रह गया यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आइस, और क्या रह गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और x चला गया इसके साथ, dx बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो t इक्वल्स टू 0 पे कितना लेयर बना है, 2 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर लेयर बनने में टाइम कितना लग रहा है, ये भी मेंशन्ड है, कितना टाइम लग रहा है, एक्सपोज टू दिस थिकनेस इज आइस फॉर्म ग्रोज फ्रॉम दिस टू दिस इन 1 आवर, कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर।
तो 1 आवर को सेकेंड्स में लिखो 3600 सेकेंड्स। तो मैं सेकेंड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि SI यूनिट में चल रहा है। ये ऑल्दो सेंटीमीटर में है तो कोई बात नहीं, डेंसिटी यहाँ पर जो है, डेंसिटी ये K जो है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम जो था वो सेकेंड्स में था, इसलिए मैंने इसको आवर में ना रख के सेकेंड में ले लिया, ठीक है। अब समझ लो K में क्या लिखा हुआ है, कैलोरीज पर सेकेंड, इसलिए इसको सेकेंड में ले आए क्योंकि आवर था। तो K की वैल्यू अब मुझे पता है। डेंसिटी ऑफ आइस ग्राम पर सीसी, तो इसको ग्राम पर सीसी में रख देना। और लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलोरी पर ग्राम, तो ये भी कैलोरी पर ग्राम में रहेगा। और टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ पता है। क्या क्या पता है देख लो इधर ध्यान से। ये चीज पता है, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ये पता है, ये भी पता है, और इधर वाला सॉल्व होकर भी ये पता है। तो ओनली दिस वैल्यू इज अननोन, TA ये अननोन है, इसको आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आइस फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके सोल्यूशन हो गए, आंसर आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो आई होप यू हैव गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेडिएशन, ठीक है, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कूल्ड फ्रॉम 75 to 65 in 2 minutes, okay, in a room temperature at 30 degree. Time taken to cool another object from 55 to 45 degree in the same room in minutes is. तो सेम रूम में आपको बताना है, सेम रूम में आपको बताना है, ठीक है। तो सेम रूम में इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो एवरेज मेथड है उसी को फॉलो करेंगे। तो एवरेज मेथड क्या कहता है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, इसी कंसेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। वो लॉग वाले मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग कैसे होगा, तो ये T1 से मान लो T2, ये हो रहा है कितने टाइम में, तो T टाइम में, इसको लिखेंगे K कांस्टेंट से। और एवरेज कैसे लेंगे, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये यूज करने वाले हैं, ठीक। तो अब पहले वाले पोर्शन में बड़ा कौन है, 75, बाद में 65 हो गया, तो उसकी कूलिंग का रेट क्या हुआ, 75 माइनस 65 बाई कितना टाइम लगा, 2 मिनट, 2 मिनट इक्वल्स टू K टाइम्स इसका एवरेज ले लो, तो 75 प्लस 65 बाई 2, ठीक है, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री, ये हो गया। तो इसमें से K की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड लिखा हुआ है कि 55 से 45 जाने में कितना लगेगा, तो 55 माइनस 45 बाई टाइम, कितना टाइम लगेगा यही निकालना है आपको, और K को K छोड़ दीजिए, और 55 प्लस 45 बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गए सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो तो K और K कैंसिल हो जाएंगे, T की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं क्या आंसर है इसका, तो ये इसका आंसर A आ जाता है, ठीक है। तो जो K है वो ये वैल्यू है जिसको मैंने K लिख दिया कंप्लीट, ठीक है। तो A इज माई आंसर, दैट इज 4 मिनट्स, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ये सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 to 40 इन 300 सेकेंड्स, तो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो स्फीयर का टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स बताइए, नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या होगा ये बताइए, ये है क्वेश्चन। तो मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या है इसका, ठीक है। और आंसर जानने के लिए थोड़ी देर पे मैं स्लाइड आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ये हो गया, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो इसका आंसर
33 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कंडक्शन। कंडक्शन पे क्वेश्चन बन रहा है, इसको समझते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2l। 2l लेंथ का है ना, और इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये l/2 है, ये l है तो ये भी l/2 होगा, ये l/4 है तो ये भी l/4 होगा, ये l है तो ये भी l होगा। ठीक है, अनदर बेंट रॉड PQ ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन AB एंड लेंथ 3l/4। ठीक है, 3l/2 है टोटल, तो इसको जोड़ के देखो 3l/2 हो जाएगा। इज कनेक्टेड अक्रॉस AB इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करने वाले हैं अंदर में, तो जो भी हीट एक एंड से निकल रहा है वो सारा हीट फ्लो कर जाएगा दूसरे एंड पर, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q विल बी, तो इसके एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, इसको रेजिस्टेंस वाला मेथड लगा लो, है ना। तो इसको एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करवा लो। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होगा, 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 यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये PQ हो गया। ठीक है, अब सभी का रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इन्होंने कहा क्या सेम है, यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, मतलब K सेम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम क्रॉस सेक्शनल AB है ना, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया AB है, बस इनकी लेंथ डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R = L/KA। ठीक है, तो K और A सभी का सेम है, इसका मतलब जो लेंथ की वैल्यू होगी वही रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R, ये L है तो ये भी R हो गया, तो ये क्या बन जाएगा R/4, ये क्या बन जाएगा R/4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा R/2, ये क्या बन जाएगा R/2। ठीक, तो आपको इसके अक्रॉस क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है ना, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए आपको करंट चाहिए होगा, हीट करंट, है ना। तो इससे इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है इनकी और इनकी, इस पर जो करंट जा रहा होगा उससे IR कर देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब मुझे क्या करना है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये है P और ये Q, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, देखो ये R/2, ये R/4, R/2 हो गया, R/2 और R सीरीज में है तो 3R/2 हो गया। अब 3R/2 और R दोनों पैरेलल में है, तो 3R/2 इंटू R बाई 3R/2 प्लस R, ये करना है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। तो 3 2 5 5 हो गया, 5 R/2 हो गया, तो R/2 कैंसिल, तो 3R/5, so this is 3R/5, ये हो गया। ये कितना है R/2, और ये भी कितना है R/2, तो ये आ गया B, ये आ गया A। तो यहां से हीट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको PQ के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, PQ, तो PQ इज इक्वल टू IR। तो R की वैल्यू क्या है, 3/5। ठीक है, तो आपको हीट करंट कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट का निकाल लो, क्योंकि टोटल 120 डिग्री डिफरेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर हीट करंट निकाल लीजिए। हीट करंट कैसे निकलेगा, I = 120 डिग्री डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, और किस R से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो R की वैल्यू 3/5 R से मल्टीप्लाई करना है इंटू I की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना होता है। इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ऐसे सॉल्व किया गया है।
आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है इक्विवेलेंट निकाल कर, तो इसी आई को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो कभी भी कंडक्शन के क्वेश्चन आए उनको आप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके किया करो, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट इस पर लगा देते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question is on the screen and the question is two materials having coefficient of thermal conductivity 3K and K and thickness D and 3D। ठीक है, ये इसकी एक तरह की लेंथ है, ये डायग्राम बना हुआ है और θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है। तो बताना है टेम्परेचर एट द इंटरफेस, इस जगह टेम्परेचर क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ से जो हीट करंट निकलेगा वो सारा हीट करंट इससे होते हुए दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा। हीट करंट क्या होता है? हीट करंट होता है रेट ऑफ हीट फ्लो इज कॉल्ड हीट करंट, मतलब dQ/dt। तो जितने रेट से हीट इसमें एंटर कर रहा है उतने ही रेट से दूसरे एंड पर भी चला जाएगा। तो वो क्या होता है? KA इंटू डेल्टा T/L, ये होता है कंडक्शन का फॉर्मूला। ठीक, तो इससे हीट फ्लो क्या होने वाला है? इससे हीट फ्लो होगा K इसका क्या है? 3K इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही होगा ना, ऐसे होगा, समझ रहे हो, ऐसा। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन का एरिया A है, तो A वही रहा इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा बताओ? थीटा, यहाँ का वैल्यू θ2 है तो θ2 माइनस T बाई लेंथ, लेंथ क्या है? D इक्वल्स टू K की वैल्यू क्या है? K इंटू A वही रहा इंटू थीटा, तो T माइनस θ1 बाई लेंथ, लेंथ क्या है? 3D, लेंथ क्या है? 3D। अब इसको सॉल्व कर लो, तो KAD कैंसिल, तो आपको निकालना क्या था? T निकालना था। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखो, 3 θ2 माइनस 3T इक्वल्स टू 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3, ये वाला 3 चला गया उधर, है ना, इक्वल्स टू T माइनस θ1। तो इधर जाके ऐड होगा, इधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 9 θ2 प्लस θ1 इक्वल्स टू 9T। ठीक है, 9T प्लस T 10T हो गया। तो 9 θ2 एक्चुअली 9 θ2 प्लस θ1 बाई 10 इक्वल्स टू T आ गया। ठीक है, तो 9 θ2 θ1 10 दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गॉट इट? तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो D इज द आंसर। गॉट इट? ऐसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। देखिए, इस बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है और कंडक्शन का ही क्वेश्चन है। द एंड्स ऑफ अ मेटल बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया आर मेंटेन एट टेम्परेचर T1 एंड T2 विच आर बोथ हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसका मतलब हीट का फ्लो होने वाला है। इफ द बार इज अनलैग्ड, अनलैग्ड का मतलब होता है कि इंसुलेशन नहीं है, इसका मतलब हीट का लॉस हो रहा है, किसी भी मीडियम से हीट लॉस हो रहा है। जैसे मान लो ये ऐसे है एक कंडक्टर और ये अनलैग्ड है, अनलैग्ड का मतलब होगा हीट जो है वो लॉस हो रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये अनस्टेडी हो गया एक तरह से। तो इसका मतलब हीट का जो फ्लो है ना, जो करंट है वो अल्टीमेटली वो डाई आउट हो सकता है ना, धीरे धीरे आगे जाते जाते करंट लॉस हो रहा है, कमी हो रही है, तो वो लॉस हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसके लिए आई वाला जो फॉर्मूला है वो लिखूं तो एक्चुअल में जो डिफरेंशियल फॉर्म है अनस्टेडी के लिए वो क्या होता है, माइनस KA dt बाई
dx। ये होता है किसी भी ट्रांजिएंट स्टेट पर, है ना। तो स्टेडी स्टेट जब पहुंच जाता है तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट ये कहलाता है, वो कंप्लीट अचीव हो जाता है, तो डेल्टा टी बाय एल हो जाता है। पर अगर वेरिएबल हो रहा है, करंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ऐसे केस में इस पार्ट के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो नेगेटिव क्या बताता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल होगा, या करंट फ्लोज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होता है, तो ये इसकी डिफरेंशियल या इंटरमीडिएट इक्वेशन है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करें, देखिए ग्राफ किसके किसके बेस में है, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या होगा, dt बाई dx, ये होगा स्लोप, dt बाई dx होगा, है ना। तो ये जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, क्योंकि k और a कांस्टेंट है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो जरा देखो यहां से dt बाई dx क्या लिखोगे, dt बाई dx इज माइनस i बाई ka। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस इज डिपेंडेंट ऑन करंट एंड इट इज नेगेटिव एंड करंट इज डिक्रीजिंग, i डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव वे में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप इज नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। तो नेगेटिव कैसे पता करते हैं, x बढ़ने से y कम हो तो वो हो गया नेगेटिव, तो सभी में नेगेटिव है, पर डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट, तो ये नहीं होगा। ये इंक्रीजिंग है, नेगेटिव इंक्रीजिंग है, तो ये भी नहीं होगा, और ये इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। इसको कैसे प्लॉट किया मैंने, इट इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो देखो ये है सी पार्ट, तो माइनस के डी टी बाई डी एक्स, तो क्योंकि ये अनलैग्ड है तो लॉस होता है, बिकॉज ऑफ दिस करंट विल बी लेस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। इस बार क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेंथ वगैरह सब कुछ है, बट दे हैव वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है वो वेरी कर रहा है। किस तरह वेरी कर रहा है, 2k से k वेरी कर रहा है, ओके। The ends A and B of rod are maintained at constant temperature. This constant temperature difference है respectively at steady state. अगर steady state पहुंच गया, इसका मतलब I जो है वो constant है, I constant है। तो फिर से आपको ग्राफ T वर्सेस X प्लॉट करना है, तो वापस से उसी चीज को लिखते हैं, I इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से डी टी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, माइनस आई बाई के। अब देखो आई कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। ए जो है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि सेम है, इसका मतलब दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस के। तो नेगेटिव स्लोप होगा, ये चीज तो पता चल गया, पर के पे वेरी कर रहा है। अब के क्या हो रहा है देखो, तो के 2k से k हो रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग, है ना। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो 1 बाई डिक्रीज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव और इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 है तो 100 है और L पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें गिवन है कि टेम्परेचर 100 से 0 जा रहा है, इसलिए कंप्लीटली कट करेगा, गॉट इट। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड्स ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर ए। अज्यूम दैट 10 कैलोरी ऑफ हीट फ्लोज थ्रू द रॉड इन 2 मिनट। 2 मिनट में हीट इससे फ्लो कर जाता है, ठीक है। नाउ द रॉड्स आर वेल्डेड एज शोन लाइक दिस, इस तरह वेल्डिंग किया गया। तो द टाइम इट वुड टेक फॉर 10 कैलोरी टू फ्लो थ्रू द रॉड इज 10 कैलोरी। अब फिर से हीट फ्लो कराने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, नहीं, टाइम डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा टाइम, कम रेजिस्टेंस तो कम टाइम। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू R ले लें तो इसकी भी वैल्यू R हो जाएगी,
तो इसकी आर इक्विवेलेंट क्या हो गई बताओ, 2r हो गई। लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं, देखो पैरेलल, तो अगर ये r है और ये भी r है तो इसकी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, r/2। ठीक, तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो आप लिखोगे T1/T2 इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने के कारण ये T1 है तो यहाँ पे R1 होगा और यहाँ पर R2 होगा। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी है, 2 मिनट, और T आपको निकालना है। तो R1 कितना हो गया, R1 हो गया 2R, और R2 कितना हो गया, R/2। ठीक है, तो यहाँ से R कैंसिल, 2 चला गया ऊपर तो हो गया 4, तो ये आ गया 2/4 इक्वल्स टू T, दैट इज 0.5 मिनट्स। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया करो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाला मेथड से काफी आसान हो जाता है टाइम को कंपेयर करना। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ज्यादा टाइम लगेगा, कम रेजिस्टेंस होगी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सीरीज है और ये पैरेलल है, पैरेलल में आइडेंटिकल होने के कारण R/2 हो गया और इसमें 2R हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो एक्चुअली में जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, पर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो शायद जेईई मेंस में एडवांस वाले रिपीट हो जाते हैं या मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। और इससे मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इनको डील करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। अ करंट कैरिंग वायर हिट्स अ मेटल रॉड, रॉड को वो हीट करता है। ठीक है, द वायर प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट पावर टू द रॉड, तो वायर हीट करने पर एनर्जी पर सेकेंड जो है वो कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है P से। द मेटल रॉड इज एनक्लोज इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द टेम्परेचर T ऑफ द रॉड चेंजेस विद टाइम लाइक दिस, टाइम से ऐसे चेंज होता है। ठीक, तो बीटा कांस्टेंट है विथ एप्रोप्रिएट डायमेंशन एंड T0 इज आल्सो कांस्टेंट विद द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर T। द हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज, आपको हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे करें, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है और आपको बताना है कि हीट कैपेसिटी क्या है। तो देखो, एक मेरे लिए एडवांटेज है कि जो पावर है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पावर। तो पावर को कैसे रिलेट करें, देखो ध्यान से। पावर जो होता है वो होता है dq/dt, है ना। तो dq/dt इज एक्चुअली h dt, क्योंकि ms dt को क्या लिखेंगे, h dt, लेकिन इसको आपको टाइम के साथ भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो dq/dt इज h dh/dt। अब h आपको कैलकुलेट करना है लेकिन dt/dt आपको नहीं पता, और dq/dt क्या हो जाएगा, पावर, ये पावर हो जाएगा। तो ये पावर p हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, p हो गई। ठीक है, तो आपको केवल dt/dt निकालना है। तो चलो अब क्वेश्चन मेरे लिए dt/dt कैलकुलेट करने वाली हो गई। तो dt/dt सॉल्व कीजिए, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, ये t0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी एक t0 रहेगा, तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन कर दो। तो यह आ जाएगा t0 इंटू बीटा इंटू, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो t के पावर में 1/4 को माइनस करेंगे, राइट। तो t के पावर में 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, ठीक है। और इसका जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। x के पावर में n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 माइनस 1, तो 2 आगे आ जाता है ना। उसी तरह से 1/4 इसका आगे आ जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू कम हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1, तो 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4, गॉट इट। तो dt/dt की वैल्यू मिल गई। अब यही वैल्यू को यहां रखेंगे और p पता है तो h यहां से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन 3/4 की वैल्यू कैसे रखें, 3/4 तो हमें नहीं पता, तो β/4 इंटू t के पावर में माइनस 3/4, ये हमारे लिए एक अननोन हो गया। तो वो आप यहां से निकालोगे इस जगह से। कैसे दिखाता हूं आपको, देखिए ये क्या दिया गया था, तो मैं हटा देता हूं, थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या दिया गया है, यहां पर
टी की वैल्यू गिवन है ना, तो टी के पावर में 1/4 क्या होगा इस जगह से, देखो ध्यान से। तो इसको आपने मल्टीप्लाई पहले किया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, टी नॉट प्लस टी नॉट बीटा टी के पावर में 1/4 इक्वल्स टू टी। ये भेज दो इधर, इधर भेज दो, तो टी माइनस टी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी नॉट बीटा इक्वल्स टू टी के पावर में 1/4। तो 1/4 पता चल गया, तो -3/4 आप कर सकते हो। कैसे करें बताओ? सबसे पहले ये लिख दो, तो t माइनस टी नॉट बाई टी नॉट बीटा, ठीक है, और ये हो गया t के पावर में 1/4। तो इसको अगर मैं पूरे को -3 से पावर कर दूं, -3 से, तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको मुझे करना चाहिए -3, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पावर में -3, ठीक है। बस अब इसको यहां पे रखकर h निकाल लोगे, तो h कैसे निकलेगा बताओ? h इक्वल्स टू पावर p है, p, ठीक है, और dt बाई dx जो वैल्यू है वो उसको यहाँ पे डाल दो, तो p बाई dt बाई dx, ये हो गया आपका h। तो dt बाई dx ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जब आप डिनोमिनेटर में डालोगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा कोई आंसर है या नहीं। हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, पावर 3 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका डी आ गया, ठीक है। तो देखिए ये इसका सोल्यूशन था, तो इसको डिफरेंशिएशन किया गया और फिर 3 के पावर में t के पावर में 3/4 को रिप्लेस कर दिया गया। तो देखने में क्वेश्चन बिल्कुल भी, देखो देखोगे तो आपको लगेगा कि टेढ़ा मेढ़ा सा कोई क्वेश्चन बना हुआ है या जेई एडवांस लिख दिया गया तो ये टफ होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका अब डिफरेंट होता है। ओके, तो आपको बस टेक्निक मुझे सिखाना था। कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो परेशान नहीं होना है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, पावर को रिप्लेस करना है और h dt बाई dt से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो इसका सोल्यूशन, ये डी है इसका आंसर, गॉट इट। ये यहाँ पर सॉल्व किया गया डिफरेंट ढंग से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा फॉर अ बॉडी एट टेम्परेचर T1 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ एंड एरिया अंडर द कर्व इज फाउंड टू बी A। तो पहले वाले का जो एरिया आया ये इसका क्या आया A, ठीक है। एट डिफरेंट टाइम T2 द एरिया इज फाउंड टू बी 9A, तो इसका क्या आ गया 9A आया। तो बताइए मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो क्या है? ये मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो पहले आपको ये समझना है कि इसका एरिया क्या देता है। तो एरिया जो देता है वो देता है इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज बेसिकली इंटेंसिटी, है ना। तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी देता है ना। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये देता है। अब इंटेंसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगी? तो सिग्मा टी के पावर में 4 इसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि देखो रेट ऑफ रेडिएशन क्या होता है, पावर जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ई सिग्मा ए टी के पावर में 4। तो ए से डिवाइड कर दो तो पावर इंटू एरिया इज इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा सिग्मा टी के पावर में 4, ठीक है। तो ई अगर ब्लैक बॉडी है तो 1 हो जाता है, फॉर अ बॉडी लिखा हुआ है कोई बात नहीं, तो इस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? तो टी के पावर में 4 के प्रोपोर्शनल हो गया क्या? एरिया। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर में 4 एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये कहां से बता रहा हूं मैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से बता रहा हूं, है ना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला वहां से बता रहा हूं। तो अब एरिया का रेशियो पता है तो आपको वेवलेंथ का रेशियो पता हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? एरिया 1 बाय एरिया 2 इज टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 होल टू दी पावर 4, ठीक है। तो एरिया गिवन है, पहले था A,
बाद में हो गया 9a, ठीक है। तो पहले और बाद का वेवलेंथ का रेशियो मिल गया आपको पावर में 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो फोर्थ पावर लोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना, √3। पर ध्यान क्या देना है आपको, ये λ2 बाय λ1 आ गया, पर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, λ1 बाय λ2, तो इसका इनवर्स आ जाएगा 3:1, है ना, λ1 बाय λ2। तो आंसर क्या आ गया, डी इज द आंसर, ओके, डी। तो कंसेप्ट समझ में आया, मैं कोशिश कर रहा हूं सारे कंसेप्ट को कवर करने का, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, ये इसकी सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन में है, जो कि अनदर क्वेश्चन है जेई एडवांस का, ठीक है। तो मैं फिर से ये इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराऊं और मैं दिखाऊं कि बहुत आसान सवाल भी आते हैं, और लेकिन कंसेप्ट किस तरह से रिलेटेड है वो समझाना है आपको, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, kept in a surrounding of temperature 300 Kelvin. Take Stephens Boltzmann constant to be this much and assume that the energy exchange with the surrounding is only through radiation. Radiation से surrounding से heat का exchange होता है। तो बताइए steady state temperature ब्लैक बॉडी का क्या होगा, steady state। तो steady state कब reach होगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ध्यान से, ये एक ब्लैक बॉडी है, इस पर रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है, वो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इंटेंसिटी आई, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 912। तो देखो जब इस पर पहुंचेगा, जब इस पर गिरेगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने वाला जो एरिया है वो केवल इतना है, जो कि प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और रेडिएशन की बारी जब आएगी, उस समय ये रेडिएशन चारों तरफ से करेगा, क्योंकि एक्सपोज एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसकी रेडिएशन हो गई। तो आप एनर्जी स्टेडी स्टेट पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पहुंच जाते हैं जब इनकमिंग, दैट इज जो एब्जॉर्ब कर रहा है वही एमिट कर दे, तो टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही स्टेडी स्टेट की बात यहां पर होती है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट के समय आप क्या बोलेंगे, जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है जिस रेट से, वही हीट एमिट हो रहा होगा, या इंसिडेंट वाला जो है वही रेडिएशन में चला जाए, रेट ऑफ दिस। पर एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, एंड प्रोजेक्टेड एरिया इज πr², ठीक है, πr², क्योंकि ये बॉडी कैसी है, स्फेरिकल है, और उसका प्रोजेक्टेड एरिया केवल πr² लोगे, ठीक है। और है ये ब्लैक बॉडी, तो E1 हो गया, तो सिग्मा E1 हो चुका इनटू एरिया। अब रेडिएशन के टाइम एक्सपोज एरिया इज कंप्लीट 4πr² इनटू टेम्परेचर जो आपको निकालना है उसका पावर 4 हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कई बार पूछे गए हैं इधर उधर पेपर में। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप इंसिडेंट करते हैं, ये आप अर्थ और सन वाला कंसेप्ट है उसमें भी आप इसको लगा सकते हो सोलर कांस्टेंट निकालने के टाइम, कि जो इंटेंसिटी इंसिडेंट होता है किसी भी स्फेरिकल बॉडी में, तो वो एरिया जो आप लोगे, वो एरिया क्या होगा, केवल एक्सपोज एरिया, केवल प्रोजेक्टेड एरिया होगा, दैट इज πr²। लेकिन जब वो एमिट करेगा तो चारों तरफ से करेगा, एक्सपोज एरिया कंप्लीट लोगे, दैट इज 4πr², ठीक है। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो इंटेंसिटी में क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एरिया से जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आ जाता है, दैट इज पावर आ जाता है, ठीक है। तो यही पावर इसके पावर के बराबर हो जाएगा। ये भी रेट ऑफ एमिशन है। तो रेट ऑफ एमिशन, ये दोनों साइड डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक। बस अब वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे πr² कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या है इसकी सॉल्यूशन, ये रहा, ठीक। अच्छा हाँ, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी आपको लेना पड़ेगा, वो मैं स्किप
कर दिया, मैं बस आपको समझा रहा था कि रेडिएशन वाला पार्ट। तो देखो ये आपको न्यूटन लॉ ऑफ प्रीवोट्स एक्सचेंज थ्योरी कंप्लीट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया गया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये मैं स्किप कर गया था, इसको ध्यान रखना होगा। तो T के पावर में 4 और 300 के पावर में 4, ये प्रीवोट्स एक्सचेंज थ्योरी है। तो एक्चुअली में इतनी रेडिएशन नेट रहेगा, मतलब नेट हीट लॉस जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस होता है ये आएगा, और ये एनर्जी इस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी वहां पे पहुंच रही है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये कुछ ऐसा है कि एक ऐसे नल है यहाँ पे खुला हुआ, ठीक है, और यहाँ से पानी भरा जा रहा है बाल्टी में ऐसे, ठीक है। तो पानी भरने का जो रेट है अल्फा और यहाँ से पानी निकलने का जो रेट है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो फिर इन दैट केस जो लेवल ऑफ वाटर है, हाइट है, वो कांस्टेंट हो जाता है। वही कंसेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेट हीट लॉस एमिशन में रेट ऑफ हीट लॉस हो गया, ठीक है, हीट लॉस। तो हीट लॉस का कंसेप्ट तो यही लगाना है, पर सीखने वाली बात एरिया वाली है, यही कंफ्यूजिंग होता है। या तो दोनों साइड आप एरिया 4πr² लगा देते हो या πr² लगा देते हो, दोनों साइड से वो कैंसिल आप कर देते हो, तो तभी ऑप्शन एक गलत वाला मैच हो जाता है। ओके, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, रेडिएशन वाले पे। टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल से बना हुआ है एंड हैव गॉट सेम आइडेंटिकल सरफेस फिनिश। इसका मतलब इसकी एमिसिविटी सेम है, सरफेस फिनिश मतलब एमिसिविटी सेम, और सेम मटेरियल इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, ठीक है। द मास ऑफ स्फीयर ए इज 4 times दैट ऑफ बी, और मटेरियल सेम होने पे डेंसिटी भी सेम हो गया, मास जो है वो 4 times है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बोथ द स्फीयर्स आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर है एंड प्लेस इन द रूम हैविंग लोअर टेम्परेचर बट थर्मली इंसुलेटेड। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा, ठीक। तो रेशियो ऑफ हीट लॉस एंड कूलिंग, इस पर आपको सवाल पूछा गया है। तो पहले कंसेप्ट बता देता हूं आपको। देखो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, रेट ऑफ हीट लॉस अभी मैंने बताया वहां पे, रेट ऑफ हीट लॉस इज E सिग्मा ए T टू द पावर 4 माइनस T0 के पावर में 4, ये होता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर क्वेश्चन में सेम गिवन है, तो इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट लॉस इज E सिग्मा ए पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें तो सेम ही है। तो एरिया स्फेरिकल है तो आपको एरिया चाहिए होगा, है ना, क्योंकि ये एमिशन की बात है तो कंप्लीट एरिया लेंगे। तो एरिया के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो यहां से मैं इसको रिलेट कर लेता हूं, मास ले लेता हूं ऐसे। तो मास ऑफ ए इज 4 times मास ऑफ बी, ठीक है। तो ए का मास क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर ए क्यूब इक्वल्स टू 4 times इंटू डेंसिटी वही रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, 4/3 पाई आर बी होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ये वाला सॉल्व हो गया। तो आर ए बाई आर बी क्या है बच्चों, 4 के पावर में 1/3, यह है। इसका मतलब 2 के पावर में 2/3, ये रेडियस आ गया, ठीक है। तो अब बताओ रेशियो ऑफ हीट लॉस ए टू बी बताना है ना। तो डी क्यू बाई डी टी, ओके, ए एंड डी क्यू बाई डी टी बी किस पर डिपेंड करेगा बताओ, एरिया पे, एरिया ए बाय एरिया बी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया, ठीक है। तो एरिया में आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। तो ए बाय बी तो 2 के पावर में
2/3 का होल स्क्वायर बाई 1, यानी कि 2 के पावर में 2/4/3। ठीक है, तो A to B, हाँ ठीक है, ये बात सही है। पर कूलिंग के बारे में भी देख लेते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। अब रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? रेट ऑफ कूलिंग, इसको समझना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ कूलिंग होता है -dT/dt, ये होता है रेट ऑफ कूलिंग। अब ये कैसे लिखेंगे? जो आपका dQ/dt आया था ना, बस उसको किससे डिवाइड कर देना है? ms। ठीक है, तो s तो सेम है दोनों का, पर m अलग अलग है, m अलग अलग है। तो dQ/dt और m दोनों पे डिपेंड करेगा। तो dQ/dt का जो रेट है वो आपने यहां से निकाल लिया, और साथ ही साथ मास से भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके रेट ऑफ कूलिंग आएगा। ठीक, तो आ जाओ इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं यहाँ पर। तो रेडियस का रेशियो आ गया, रेट ऑफ हीट लॉस ये होता है। ठीक है, तो किस पर? ये सारे टर्म सेम हो गए, ई सिग्मा, और ये टर्म सेम हो गए, तो केवल ए के प्रोपोर्शनल हो गया, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको सॉल्व किया तो 2 के पावर में 4/3, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, वो अपना भी आया था। अब रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो dQ/ms होगा, है ना? तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कूलिंग। तो इस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ मास पे भी डिपेंडेंसी होगी। तो इसको सॉल्व करने पे -2/3 आ रहा है, पर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था? 1/3 था और 4/3 था, तो ये दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो आया समझ में इस क्वेश्चन को कैसे करना है? दो कंसेप्ट होता है, एक रेट ऑफ हीट लॉस और एक रेट ऑफ कूलिंग। ये दोनों ही कंसेप्ट में आपको डिपेंडेंसी देखना होता है कि मास पे डिपेंड कर रहा है कि एरिया पे, और अगर मटेरियल सेम है तो सिर्फ छोटी सी आपको डिपेंडेंसी देखनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। तो इस लेक्चर में हमने हीट का पहला पार्ट कवर किया है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट और कैलोरीमेट्री की डिस्कशन हुई है, जिसमें डिटेल में मैंने सारे टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं और क्विकली रिवाइज करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको आप देखने के बाद कैसा लगा आप बिल्कुल फीडबैक दें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी काफ़ी यूजफुल और एजुकेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखें। और जेईई मेंस जब तक खत्म ना हो तब तक आप इस पे कंटिन्यूअसली इस चैनल को फॉलो करते रहें। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, योर अविनाश एवियन सर। बाय बाय। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।